आकाशवाणी है। कोविड-19 विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत प्रस्तुत है कोरोना वायरस संक्रमण की वर्तमान स्थिति पर चर्चा, जिसे प्रस्तुत कर रहे हैं आकाशवाणी संवाददाता नवीन सक्सेना। इस कार्यक्रम में आमंत्रित स्वास्थ्य विशेषज्ञ हैं नई दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के डॉक्टर राकेश गर्ग। नमस्कार। कोरोना जागरूकता श्रृंखला के आज के इस कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कोरोना की दूसरी लहर का पीक भले ही गुजर गया हो, लेकिन खतरा अभी बिल्कुल भी नहीं टला है और पिछले कुछ समय में केसेस हालांकि कम आ रहे हैं, लेकिन बच्चों में कोरोना के केसेस लगातार बढ़ रहे हैं। बहरहाल आज के इस कार्यक्रम में अगर आप अपने प्रश्न पूछना चाहते हैं, अगर आपके मन में कोई जिज्ञासा है कोरोना से संबंधित, तो आप अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। आपका प्रश्न पूछने का जो नंबर है उस पर आप फोन कीजिए 1800-115767। ये नंबर टोल फ्री है। आप देश के किसी भी कोने से बिना किसी शुल्क के हमें सीधे फोन कर सकते हैं। इसके अलावा आप 011-2331-4444 पर भी फोन कर सकते हैं। दिल्ली से बाहर के श्रोता हैं तो पहले नंबर हमने जो बोला 011 जरूर लगाएं। कार्यक्रम आरंभ करने से पहले हम अपने सुनने वालों को ये जानकारी दे दें कि सरकार ने कोविड महामारी के दौरान नागरिकों की सहायता के लिए कुछ हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं। सबसे पहले आप वो नोट कर लीजिए। कोविड संबंधी प्रश्नों का उत्तर देने के लिए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की राष्ट्रीय हेल्पलाइन है 1075। इसके अलावा महिला और बाल विकास मंत्रालय की एक चाइल्ड हेल्पलाइन है, जिसमें आप बच्चों से संबंधित सवाल पूछ सकते हैं। कोरोना से संबंधित नंबर है 1098। इसके अलावा वरिष्ठ नागरिकों की सहायता के लिए सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने एक हेल्पलाइन जारी की है। नंबर है 14567 और ये जो सेवा है वो दिल्ली, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तमिलनाडु, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में काम कर रही है। और मनोवैज्ञानिक सहायता के लिए राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और स्नायु विज्ञान संस्थान निमहंस, इन्होंने एक हेल्पलाइन नंबर जारी की है और इसका नंबर है 080461010007। तो ये वो हेल्पलाइन नंबर है जिन पर आप अपनी जिज्ञासाएं शांत कर सकते हैं, प्रश्न पूछ सकते हैं और लगातार ये हेल्पलाइन काम कर रही है। आज के इस कार्यक्रम में आपके सवालों का जवाब देने के लिए, आपकी जिज्ञासाओं को शांत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर राकेश गर्ग। डॉक्टर राकेश, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। डॉक्टर राकेश, दुनिया भर के विशेषज्ञ कह रहे हैं कि कोरोना से बच्चों की सेहत को लेकर घबराने की जरूरत नहीं है। बड़ा प्रतिशत ऐसा है जिनमें कोई लक्षण नहीं दिखा है, पर फिर भी कई बच्चे ऐसे भी हैं जिन्हें माइल्ड, मॉडरेट या फिर गंभीर लक्षणों का सामना करना पड़ रहा है। और ऐसे में किस तरह के लक्षण सामने आ रहे हैं, क्या करना चाहिए, हम आपसे जानना चाहेंगे। और साथ ही ये भी जानना चाहेंगे कि बच्चों में कोरोना के क्या-क्या लक्षण देखने को मिल रहे हैं, कब तक उनका इलाज घर पर किया जा सकता है और कब उनके माता पिता को हॉस्पिटल ले जाने की जरूरत पड़ती है अपने बच्चों को। काफी अच्छा आपने प्रश्न पूछा है, क्योंकि अगर हम देखें कि जो अभी वेव चल रहा था उसमें मेजॉरिटी जो पेशेंट्स इन्फेक्टेड हुए वो अडल्ट थे। बच्चों के मामले सेकेंड वेव में भी काफी कम देखने को मिले। फर्स्ट वेव से थोड़े से ज्यादा केसेस थे। सेकेंड वेव में हमारे पास कुछ बच्चे भी एडमिशन हुए और उनका जो सिम्टम्स थे, यूजली सिम्टम्स उनको बुखार, खांसी, पेट में दर्द, दस्त, इस तरह के सिम्टम्स और वीकनेस तो सबको रहती ही है। तो वो सिम्टम्स उनको यूजली रहे हैं। बट एक थोड़ा सा पॉजिटिव साइड हम ये कह सकते हैं कि रीएश्योरेंस साइड ये है कि जितने बच्चों को इन्फेक्शन हुआ उनको यूजुअली साधारणतः माइल्ड सिम्टम्स थे। माइल्ड सिम्टम्स में बुखार, खांसी हल्का सा रहा और 2-4 दिन के अंदर अपने आप वो ठीक हो गया। लेकिन कुछ पेशेंट्स को, कुछ बच्चों को सीरियस दिक्कत भी हो सकती है, लेकिन उसका परसेंटेज बहुत कम है। इसलिए हमें आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है। अगर आपको लगता है कि बच्चे को सांस लेने में कुछ तकलीफ हो रही है या इस तरह के सैचुरेशन, अगर हम बात करते हैं जो कि पल्स ऑक्सीमीटर से हम घर पर भी मॉनिटर करते हैं, अगर लगता है कि सैचुरेशन कम है, बच्चा तेजी के साथ सांस ले रहा है, बच्चा ठीक से खा पी नहीं रहा है, दस्त बहुत ज्यादा है, पेट में दर्द बहुत ज्यादा है, बच्चा ड्राउजी है, मतलब ठीक ठाक से बोल नहीं पा रहा है, तो ऐसे सिम्टम्स हैं। इसका मतलब उसको दूसरे शरीर के अंग भी इन्वॉल्व है,
तो उस स्थिति में उसको एडमिशन और चिकित्सक की सलाह जरूर चाहिए। साथ में ये भी देखिए कि अगर सिम्टम्स उनको परसिस्ट करते हैं, अगर हाई ग्रेड फीवर, तापमान बहुत ज्यादा रहता है, 100 डिग्री से ज्यादा रहता है, खांसी बहुत ज्यादा है, सैचुरेशन कम हो रहा है, बच्चा बहुत तेजी के साथ सांस ले रहा है, तो इन सब परिस्थितियों में भी उनको चिकित्सक की देखरेख के अनुसार उनको इलाज करना चाहिए। पर साथ में मैं ये भी कहना चाहूंगा कि बच्चे, क्योंकि उनको डिजीज का दिक्कत तो हो ही सकता है, दवाइयों के साइड इफेक्ट का दुष्परिणाम भी हो सकता है, और जो हम अडल्ट में दवाइयां दे रहे हैं वो जरूरी नहीं है कि बच्चों को जरूरत पड़े। तो अपने आप दवाई देने से हमें यहाँ परहेज करना होगा बच्चों में, अगर किसी वजह से उनको कोविड का इन्फेक्शन हो जाता है। तो अगर हम ये सब सावधानियां रखें तो आई थिंक आने वाले समय में हम सुरक्षित रहेंगे और बच्चों की ठीक ठाक से देखभाल कर पाएंगे, क्योंकि सुविधाएं हमारे पास हैं, बच्चों को सीरियस डिजीज नहीं हो रही है, और जो कुछ थोड़े से परसेंटेज बच्चों में दिक्कत हो रहा है उनको हॉस्पिटल के अंदर सर्विसेज अवेलेबल हैं ताकि हम उनको ठीक से मैनेज कर पाएं। जी डॉक्टर राकेश, क्या बच्चों में भी कोरोना के वही लक्षण हैं जो युवाओं और बुजुर्गों में देखे गए हैं? तकरीबन कहें तो सिम्टम तकरीबन उसी तरह से हैं, लेकिन बच्चों में माइल्ड सिम्टम ज्यादा रहे हैं। अगर हम सेकेंड वेव की बात करें जो कि अभी अभी दिल्ली और आसपास के प्रदेश में हुआ है, तो उसमें अगर हम बात करें कि बुखार, खांसी, सांस लेने में तकलीफ, वीकनेस, माइल्जिया, फटीग, ये सारे सिम्टम्स पूर्ण से ज्यादा रहे थे। लेकिन अगर बच्चों में देखें तो उनको दस्त लगना, हल्का बुखार, ये सिम्टम्स थोड़े से उनको ज्यादा रहे हैं एज कम्पेयर टू कि उनको सांस लेने में बहुत तकलीफ हुआ हो या सैचुरेशन फॉल किया हो, तो ये सिम्टम्स उनमें ज्यादा देखने को नहीं मिले हैं। तो आज के समय में अगर लगता है कि बच्चे का किसी ऐसे व्यक्ति से इंटरेक्शन हुआ जिसको कोविड था और उसके बाद उसको फीवर आना शुरू हुआ या दस्त लगना शुरू हुआ, या बच्चा थोड़ा सा वीकनेस है कि वो सोए जा रहा है, खाना ठीक से नहीं खा पा रहा, तो इसमें हम उसको कोविड मानना चाहिए और उसका तुरंत नजदीकी चिकित्सक को दिखा के उसका एक टेस्टिंग RT-PCR हमें जरूर कराना चाहिए ताकि हमें पता चल जाए कि ट्रीटमेंट किस तरह से करना है। डॉक्टर राकेश, अगर कोई बच्चा कोरोना संक्रमित हो जाता है, हालांकि उसमें माइल्ड या मॉडरेट लक्षण हैं उसमें, तो क्या वो अपने परिवार के अन्य सदस्यों को भी संक्रमित कर सकता है? बिल्कुल। अगर हम यहाँ देखें तो ये जो अभी का जो सेकेंड वेव का अगर हम अपना एक्सपीरियंस शेयर करें तो कोविड-19 थोड़ा संक्रमित तो है। ये आसपास अगर जो भी व्यक्ति रहते हैं तो एक व्यक्ति से जिसको कोविड-19 है दूसरे व्यक्ति से होने की पूरी संभावना है। बड़ों से बच्चों को और बच्चों से बड़ों को दोनों से हो सकता है। तो इसमें हमें प्रिकॉशन तो रखनी पड़ेगी कि जो हम कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर्स की बात करते हैं, क्योंकि बहुत छोटे बच्चे को तो हम आइसोलेट भी नहीं कर सकते हैं, क्वारंटाइन नहीं कर सकते हैं। बड़ा बच्चा है तो हम शायद उसको थोड़ा सा समझा के उसको आइसोलेट कर सकते हैं देख रेख के अंदर। अगर ऐसी संभव नहीं है, बहुत छोटा बच्चा है, तो उस स्थिति के अंदर कोशिश करें कि हम खुद मास्क पहने, बच्चों को भी मास्क पहनाएं, कोशिश करें कि अपना हैंड सैनिटाइजेशन को इम्प्रूव करें, और जब खाना खाने का समय आए तो कोशिश करें खाना थोड़ा सा दूर बैठ के खाएं, क्योंकि खाना खाते वक्त इन्फेक्शन फैलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो अगर उनको खाना खिला रहे हैं तो थोड़ा सा दूर बैठ के खिलाएं उनको, और उनको रीअश्योरेंस जरूर रखें। बच्चे को इस स्थिति में जब वो अपने आप से परेशान होता है, बिकॉज वो फीवर भी आ रहा होगा, दस्त भी लग रहे होंगे, उसको रीअश्योर और मोटिवेट करते रहें, तो कि वो एक जो इंटरनल विल पावर है उससे उसकी इम्यूनिटी बूस्ट रहेगी और बच्चा एक बेटर फील करेगा। बट यस, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर्स हमें जरूर फॉलो करने हैं। डॉक्टर, इसी चर्चा को हम थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। बच्चों में अगर गंभीर लक्षण आते हैं तो कितने दिनों बाद आते हैं और इस दौरान हमें क्या सावधानियां बरतनी होगी? यूजली अगर हम देखें कोविड के अंदर देखें अडल्ट और बच्चों की दोनों बात करें तो जब उनको एक्सपोजर होता है तो उसके 3 से 4 दिन के बाद उनको सिम्टम्स आने शुरू होते हैं। वो हम इनको इंक्यूबेशन पीरियड बोलते हैं, और उसके 2-3 बाद वो सिम्टम्स बढ़ने शुरू हो जाते हैं। तो मान के चलिए कि 5वें से 6ठे दिन उनको कुछ सिम्टम्स आएंगे। उसके बाद अगले 4-5 दिन तक सिम्टम्स बढ़ भी सकते हैं, सेम भी रह सकते हैं और धीरे धीरे कम भी हो सकते हैं। तो ये जो ड्यूरेशन है इसमें हमें बच्चे की अच्छे से मॉनिटरिंग करनी है। अब मॉनिटरिंग क्या क्या करना है, हमें क्या क्या देखना है बच्चे के लिए। सबसे पहले जैसे हमें पता है कि कोविड हमारे फेफड़ों को अफेक्ट कर रहा है, रेस्पिरेटरी सिस्टम को अफेक्ट कर रहा है, तो हम देखें कि वो 1 मिनट में कितनी बार सांस ले रहा है बच्चा। नॉर्मल आपको पता ही रहता है कि बच्चा उम्र के हिसाब से सांस लेता है, बट आप अपने बच्चे को देख रहे हैं तो आपको पता रहेगा कि वो 1 मिनट में 20 बार लेता है, 25 बार लेता है। बट अगर आपको लगे कि उस दौरान उसका सांस लेने का जो 1 मिनट के अंदर सांस लेने की क्रिया है, अगर वो 20 से बढ़कर 30 हो गई है या 40 हो गई है,
तो एक साइन है इम्पोर्टेंट जहां पर आपको एक इमीडिएट हेल्थ केयर की जरूरत पड़ेगी। या आपको लग रहा है कि बच्चे को दस्त इतने ज्यादा लग रहे हैं कि उसको डिहाइड्रेशन हो रहा है, बच्चे की स्किन अगर आप देखें तो सॉफ्ट नहीं रहेगी, वो थोड़ा सा रिंकल्स आने शुरू हो जाएंगे, उसमें मतलब डिहाइड्रेशन शुरू हो जाएगा, आंखें देखेंगे थोड़ी अंदर की तरफ चली जाएंगी, तो डिहाइड्रेशन के जो फीचर्स हैं वो रहेंगे। या बच्चा ठीक से बात नहीं कर रहा है, ठीक से खाना नहीं खा रहा है, सो दीज आर अगेन इंडिकेशन ऑफ इन्फेक्शन एंड डिहाइड्रेशन। तो ऐसी सारी स्थिति को हम पहचानें जो कि यूजली किसी संक्रमित व्यक्ति से कांटेक्ट आने के बाद यूजली 4 से 6 दिन के बीच में शुरू होते हैं और अगले 3-4 दिन तक यूजली रहते हैं, उसके बाद धीरे धीरे कम हो जाते हैं। तो हमें इस दौरान उस बच्चे की मॉनिटरिंग करनी है और अगर कुछ भी इसमें लगता है कि बदलाव आ रहा है जो बच्चे को परेशान कर रहा है, तो उसमें डेफिनेटली हमें चिकित्सक की देखरेख में ही उसको आगे की प्रक्रिया की, उसको कुछ एडमिशन की जरूरत है कि नहीं है, उसको कुछ दवाइयां देने की जरूरत नहीं है, तो इस चिकित्सक की देखरेख में ही करना है। बच्चों को घर में अपने आप किसी तरह का ट्रीटमेंट करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए क्योंकि उसको हार्म कर सकता है, और अगर हम उसे हॉस्पिटल ले जाने में देर करते हैं तो बच्चे को नुकसान भी हो सकता है। तो हमें सही समय पे सही ट्रीटमेंट सही चिकित्सक की देखरेख में करना बहुत जरूरी है। डॉक्टर राकेश, हम अपनी चर्चा का रुख अब वैक्सीनेशन की तरफ मोड़ते हैं। डॉक्टर राकेश, की जो लोग अभी भी कोविड का वैक्सीन, ऐसे बहुत से लोग हैं जो लगवाने से हिचक रहे हैं और आधी अधूरी जानकारी के कारण टीका नहीं लगवा पा रहे हैं या नहीं लगा रहे हैं, आप उन्हें क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इसमें आई थिंक अभी इस समय कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। बहुत सारा हमारा एक्सपीरियंस आ चुका है। जिनको वैक्सीनेशन लगा हुआ है उसको हम अभी सेकेंड वेव जो अभी जस्ट होके गुजर रहा है, हमने देखा जिनको वैक्सीन लगा हुआ है, जैसे मैं भी उसके अंदर आता हूं, तो सिवियरिटी ऑफ सिम्टम्स कम रहे हैं। मुझे भी इन्फेक्शन हुआ वैक्सीन के बाद, बट सिवियरिटी ऑफ सिम्टम्स बहुत कम थे। तो जिनको भी वैक्सीन लगा या तो सिम्टम्स नहीं थे या उनको इन्फेक्शन नहीं हुआ, अगर हुआ तो कम हुआ, तो वैक्सीनेशन तो लगवाना ही है। बट जिनको वैक्सीनेशन नहीं लगा था उनके सिम्टम्स भी ज्यादा रहे, उनको हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा, आईसीयू में करना पड़ा। तो हमारे पास सफिशिएंट डेटा है कि वैक्सीन इज प्रोटेक्टिव। वैक्सीन के लगने के बाद अगर कुछ प्रतिशत लोगों के अंदर, थोड़े से प्रतिशत के अंदर इन्फेक्शन हुआ भी तो बहुत माइल्ड हुआ, तो वैक्सीनेशन के फायदे हैं। तो आई थिंक अभी दो राय नहीं है, पूरे वर्ल्ड में, सिर्फ मैं इंडिया की बात नहीं कर रहा, पूरे वर्ल्ड से हमारे पास सफिशिएंट डेटा है। और मैं बहुत स्ट्रांगली बोलना चाहूंगा यहाँ पर कि सभी नागरिकों को जहां पर भी जोन सा भी वैक्सीन अवेलेबल है उसको जरूर लगवाएं। ये एक जरूरत है आपकी सेहत के लिए और आपकी लाइफ के लिए, तो इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। जी डॉक्टर, इन लोगों को, जो लोग वैक्सीन नहीं लगवा रहे हैं, उनमें एक आमतौर पे यही कंफ्यूजन है, जो बार बार प्रश्न आते हैं हमारे पास, कि वैक्सीन के गंभीर साइड इफेक्ट्स हैं, क्या कहेंगे आप? नहीं, मैं इसमें देखिए ऐसा है कि अगर मैं एक छोटा सा एग्जांपल दूं, लाइफ में कुछ भी साइड इफेक्ट के बगैर तो नहीं होता है ना। हम सड़क पे चल रहे हैं तो कुछ एक्सीडेंट हो सकता है, हम खाना खा रहे हैं तो उससे एलर्जी हो सकती है। तो ऐसी क्या चीज है आप मुझे बताइए जो आप बोल सकते हैं कि 100% सेफ है। तो जो ये साइड इफेक्ट हैं वो हल्के फुल्के हैं, जैसे वैक्सीन लगने के बाद किसी को हल्का फुल्का बुखार हो जाएगा या थोड़ा बहुत 1-2 दिन के लिए हो सकता है कि थोड़ी सुस्ती रहे और उसके बाद वो अपने आप ठीक हो जाती है। तो ये जो साइड इफेक्ट है बहुत माइनर साइड इफेक्ट हैं, इजिली मैनेजेबल है। लेकिन इसके विपरीत अगर आप उसके फायदे देखें तो फायदे बहुत अनेक हैं। एक तो इन्फेक्शन का रिस्क कम हो रहा है, अगर हो भी रहा है तो इन्फेक्शन की सिवियरिटी कम हो रही है। तो आई थिंक मेरे हिसाब से चिंता करने वाली बिल्कुल भी कोई बात नहीं है। अभी 2 वैक्सीन अवेलेबल है, उम्मीद कर रहे हैं कि तीसरी या चौथी वैक्सीन भी इंडिया में अवेलेबल होना शुरू हो जाएगा, कुछ जगह आ भी गया है, तो आपके पास वैक्सीन का ऑप्शन भी रहेगा। सारी वैक्सीन अच्छी हैं ये, तो आई थिंक ऐसा कोई दुष्परिणाम नहीं है। अगर आपको कहीं से मिला कि 1 मिलियन में किसी को कॉम्प्लिकेशन हुआ बट वो मैनेजेबल था, तो आपको अगर लगता है कि आपको ऐसी कोई दिक्कत है, कोई बीमारी है, तो भी वैक्सीन लगवाइए क्योंकि आपको ये फायदेमंद रहेगा। हाँ, इतना जरूर है कि जब आप वैक्सीनेशन सेंटर में जाएं तो उनको बता दीजिए कि आपको एलर्जी है, आपको ये बीमारी है, तो थोड़ा सा प्रिकॉशन रखेंगे। आपको वह आधा घंटा 1 घंटा ऑब्जर्व कर लेंगे। आजकल काफी सारे ड्राइव इन वैक्सीनेशन सेंटर खुल रहे हैं, तो वहां की जगह वो ऐसी सेंटर में जाए जहां पर उनको ऑब्जर्व करने की सुविधा हो। आधा घंटा 1 घंटा ऑब्जर्व कीजिए और अगर दिक्कत होगा तो मैनेज हो जाएगा, जो हल्का फुल्का दिक्कत रहता है। तो आई थिंक मेरे को सीधा बिल्कुल क्लियर कट में बोलना चाहता हूं कि वैक्सीन के फायदे अनेक हैं, उनके साइड इफेक्ट्स यूजली माइनर साइड इफेक्ट्स हैं। अगर 1-2 साइड इफेक्ट्स हुए हैं वो बहुत रेयर हैं, लेकिन इसके फायदे अनेक हैं। तो आप जरूर
विदाउट एनी थॉट प्रोसेस वैक्सीनेशन के लिए जरूर आगे आए, अपने आप आगे आए और उसको जरूर लगवाएं। डॉक्टर राकेश, परिवार में महिलाओं की वैक्सीनेशन पे भी बहुत से संशय हैं। कुछ महिलाएं इसीलिए वैक्सीनेशन नहीं कर रही हैं कि मासिक धर्म चल रहा है और उनकी इम्यूनिटी जो है वैक्सीन से कमजोर हो जाएगी। कुछ महिलाओं में ये संशय है कि वो स्तनपान करा रही हैं, तो अगर वो वैक्सीन लगाएंगी तो बच्चे को इन्फेक्शन हो सकता है, और गर्भवती महिलाएं भी शायद इसीलिए इंजेक्शन नहीं लगवा पा रही हैं या नहीं उनको लगाने दिया जा रहा है। क्या कहेंगे आप इस पे? आई थिंक ये पहले थोड़ा सा संशय तो था काफी लोगों के अंदर, बट अभी रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर की तरफ से बिल्कुल क्लियर कट गाइडलाइंस आ गई है, जहां पैनल्स ने काफी कुछ क्लैरिटी कर दिया है। उसमें यह है कि जो महिलाएं स्तनपान करा रही है नवजात शिशुओं को, वो वैक्सीन लगवा सकती है, उसमें बच्चे को कोई नुकसान नहीं है, बिल्कुल लगवाइए। मेंस्ट्रुएशन के दौरान, पीरियड्स के दौरान वैक्सीन लगवाने में कोई दिक्कत नहीं है, इसमें कुछ इम्यूनिटी इश्यूज नहीं आते हैं। अभी प्रेगनेंसी जिनकी पेशेंट्स की है उनका अभी गाइडलाइन नहीं आया है कि प्रेगनेंसी के दौरान वैक्सीन लगवा सकते हैं कि नहीं, बट दुनिया के काफी दूसरे देशों में प्रेगनेंसी के दौरान भी लगा सकते हैं, और हम उम्मीद करते हैं, मोस्ट प्रोबेबली हमें ऐसा लग रहा है कि सरकार आने वाले समय में प्रेगनेंसी के दौरान भी अलाउड कर देगी, क्योंकि इसके फायदे बहुत हैं, और अभी इसका कुछ ऐसा बच्चे पर, गर्भ के अंदर या नवजात बच्चे पे कोई साइड इफेक्ट नहीं देखने को मिला है, तो उम्मीद करते हैं कि उसमें भी शुरू हो जाएगा। बट अभी इंडिया के अंदर प्रेगनेंसी के दौरान अलाउ नहीं है, बट बाकी सभी महिलाओं को किसी भी एज की, किसी भी अपने पीरियड्स के दौरान या लैक्टेशन के दौरान वैक्सीन का कोई कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं है। गवर्नमेंट की गाइडलाइंस बहुत क्लियर है। अब आपको वैक्सीनेशन सेंटर पे बिल्कुल अलाउ किया जाएगा, तो आप आगे बढ़ के आप महिलाएं भी अपना वैक्सीनेशन जरूर कराएं। कोरोना जागरूकता श्रृंखला के अंतर्गत इस समय आप चर्चा सुन रहे हैं एम्स दिल्ली के डॉक्टर राकेश गर्ग के साथ। अगर आप इस कार्यक्रम का हिस्सा बनना चाहते हैं तो आप फोन कर सकते हैं 1800-115767 पर। यह नंबर टोल फ्री है, आप देश के किसी भी कोने से हमें फोन कर सकते हैं। इसके अलावा आप 23314444 पर भी फोन कर सकते हैं। दिल्ली से बाहर के श्रोता हैं तो 011 जरूर लगाएं। इस बीच हमारे पहले श्रोता हमसे जुड़ चुके हैं दिल्ली से धर्मवीर जी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार जी, मैं धर्मवीर गांधी का दिल्ली से बोल रहा हूँ जी। कहिए, क्या सवाल है आपका? एक छोटी सी बात पहले कहना चाहूंगा कि जैसे हौसला बनाए रखें और अपने घुटने में रहें और छतरी साथ लेके चलें जी। अपने घर में रहें, हौसला बनाए रखें, और छतरी का मतलब है टीका लगा के रखें जो हमारी छतरी का काम कर रही है जी। सवाल मेरा ये है डॉक्टर साहब की जैसे कि टीका तो लगने के बाद इसकी मियाद कितनी है, क्योंकि ये वायरस तो अभी 1 लहर, 2 लहर, 3 लहर, 4 लहर, कुछ पता नहीं क्या आगे का। तो ये हमारे जो टीके हैं जो हमारी सेफ्टी कितने टाइम तक रखेंगे? 6 महीने तक रखेंगे, 9 महीने तक रखेंगे, 1 साल तक रखेंगे? और दूसरा सवाल मैं ये करना चाहूंगा कि जैसे किसी को दांत का और आंख के अंदर प्रॉब्लम है, ग्लोकोमा की शिकायत है, तो इसका जो ट्रीटमेंट हो रहा था, अब इस समय दिल्ली में ट्रीटमेंट उसका रुका हुआ है, हॉस्पिटल बंद है, तो इसके लिए क्या आप सुझाव देंगे? धन्यवाद। धर्मवीर जी, आपका सवाल, आपने जो पहली बात बोली, काफी आई थिंक आप जागरूक हैं, और हम उम्मीद करेंगे कि हमारे सारे श्रोता भी जागरूक रहें, स्टे एट होम, सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करें और हैंड हाइजीन मेंटेन करें और वैक्सीनेशन जरूर लगवाएं, और साथ में मास्क भी पहने। आई थिंक धन्यवाद धर्मवीर जी आपने ये जागरूकता फैलाने के लिए और सभी श्रोताओं को इसका पालन करने के लिए। दूसरा जो आपने पूछा कि वैक्सीन का कितना असर रहता है, आई थिंक आपने इसका शायद जवाब भी मुझे इसमें दे दिया था कि हमें कुछ पता नहीं है आने वाले समय में, तो आई थिंक मेरे लिए भी मुश्किल होगा कि बताने के लिए कि वैक्सीन कितने समय के लिए काम करेगा, 6 महीना, क्योंकि हमारे पास डेटा नहीं है। मेडिकल साइंस में हम सारा जो कुछ बोलते हैं ना वो रिसर्च के बेसिस पे बोलते हैं, तो ये कहना बहुत मुश्किल होगा कि कितने समय के लिए काम करेगा। बट हाँ, हमने देखा है कि जितना भी हमारे पास डेटा है तो ये काफी महीनों तक बॉडी के अंदर इम्यूनिटी रहती है। तो आई थिंक आप चिंता नहीं कीजिए उसकी, क्योंकि वर्ल्ड से बहुत सारे डेटा आ चुका है, इम्यूनिटी काफी रहती है। तो आने वाले समय में उम्मीद करते हैं कि कोविड जल्दी से समाप्त हो जाए, तो हमें महीना साल वेट ना करना पड़े और तब तक इम्यूनिटी रहेगी। बट रिसर्च आर स्टिल ऑनगोइंग, रिसर्च चल रही है, और बीच में कोई डेटा आएगा, अगर लगेगा कि बूस्टर डोज की जरूरत पड़ती है तो हम बूस्टर करते हैं। तो उसमें अगर कभी हमें लगा कि इसका जो ड्यूरेशन है एंटीबॉडी का वो 9 महीने रहता है या 1 साल रहता है, तो उसमें एक बूस्टर डोज लग जाती है, जिससे इम्यूनिटी फिर वापस आ जाती है, तो एक टीका और लग जाता है। तो ये जैसे आपने देखा होगा ना कि डीपीटी या टेटनस का टीका लगता है,
तो कुछ समय बाद दोबारा लगा देते हैं तो उससे दोबारा से इम्यूनिटी आ जाती है। तो इस वैक्सीन में भी वैसा रहेगा। तो आप इसकी बिल्कुल चिंता नहीं कीजिए, ये काफी लंबे समय के लिए काम करेगा, बट वैक्सीन जरूर लगवाएं। और अब पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर का रुख करते हैं। वहां से सुबोध हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुबोध जी, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। हेलो सर। नमस्कार सर। नमस्कार। डॉक्टर साहब को मेरा नाम सर। जी नमस्कार, कहिए क्या जानना चाहते हैं? हाँ सर मेरा यही क्वेश्चन था कि जैसे कि हमको अगर मतलब हमको या किसी और को भी कोई जो कि सिम्टम आते हैं, जो कि माइल्ड टू मॉडरेट जो कि सिम्टम होता है, तो थोड़ा सा भी बुखार और जो माइल्ड टू मॉडरेट होता है, तो उनमें ना कि हम रिफर करते हैं कि 8-10 दिन होम क्वारंटाइन करने के लिए। होम क्वारंटाइन करने से हम अगर होम क्वारंटाइन करें तो हमारा तो इम्यूनिटी बूस्ट हो गया, लेकिन हमारा इम्यूनिटी बूस्ट हो गया, लेकिन वायरस तो रहेगा ना। तो हम इसी सिचुएशन में दूसरों को तो पास ऑन कर सकते हैं ना, तो दूसरों को पास ऑन ना करे तो इस चीज को कैसे खत्म करे, कि कैसे कम्प्लीटली वॉश आउट करे, कि ना कि हम एसिम्टोमेटिक रहे, कि हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग रखे। डॉक्टर सुबोध जी, आपने काफी अच्छा सवाल पूछा है। तो जो आपने सवाल पूछा है कि हम अपने शरीर से इस वायरस को कैसे निकालें, तो जैसे हम बोलते हैं ना कि हमारे बॉडी के अंदर, जैसे आपको लगा ना कि शरीर में कहीं चोट लग जाती है, स्किन पे चोट लग जाती है, तो आपने देखा वो घाव धीरे धीरे भर जाता है 2-4-5 दिन के अंदर। हड्डी टूट जाती है तो 2-4 हफ्तों के अंदर अपने आप वो हड्डी जुड़ जाती है। तो हमारे शरीर के अंदर एक क्षमता होती है कि जो भी इस तरह की दिक्कतें आई, इन्फेक्शन हुआ या कुछ हुआ, तो अपने आप उसको कंट्रोल कर लेता है। तो कोविड के मामले में भी बिल्कुल वैसा ही है। जब कोविड इन्फेक्शन होता है तो यूजली हमने देखने को मिला कि 10 दिन के अंदर माइल्ड टू मॉडरेट वाले जो पेशेंट्स रहते हैं, 10 दिन के अंदर शरीर के अंदर से वायरस, शरीर की जो इम्यूनिटी है उस वायरस को शरीर के अंदर मार देती है और उसके बाद इन्फेक्टिविटी नहीं रहती है। इसीलिए हम बोलते हैं कि होम क्वारंटाइन का मतलब यह है कि आप एक कमरे में, अलग कमरे में रहेंगे, अपने परिवार वालों से नहीं मिलेंगे, एक सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करेंगे ताकि उनको इन्फेक्शन नहीं रहे। और तकरीबन 10 से 14 दिन के बाद जब आपके शरीर से वायरस निकल जाता है, आप रिकवर हो जाते हैं, तो आप उनसे मिल सकते हैं। तो ये हमारी बॉडी की एक इंटरनल इम्यूनिटी है जो उस वायरस को अपने आप मार देती है शरीर से, और उसके बाद आप बाकी लोगों से मिल सकते हैं। उनको इन्फेक्शन नहीं फैलेगा क्योंकि आपके अंदर से वायरस जब तक मर चुका होगा। लेकिन हाँ, मैं यहाँ पर दोबारा से उस बात को रिपीट करना चाहूंगा कि एक बार इन्फेक्शन होने से रिकवर होने के बाद भी कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर को फॉलो कीजिए, मास्क जरूर पहनिए, सोशल डिस्टेंसिंग जरूर करिए, सो दैट आपको इन्फेक्शन दोबारा से ना हो। और अब छत्तीसगढ़ के इंद्रभान जी का सवाल सुनते हैं। आइए जानते हैं कि वो क्या जानना चाहते हैं। इंद्रभान जी, स्वागत है आपका। सर, मैं चिरमिरी कुरासिया कॉलोनी, जिला कोरिया, छत्तीसगढ़ से इंद्रभान सिंह बोल रहा हूँ। जी कहिए। सर, प्रश्न यह सर, कोविड संक्रमण के दौरान इलाज एवं आइसोलेशन बाहर से आए लोगों की कोविड जांच आदि के विषय में क्या जानकारी देना चाहिए? इंद्रभान जी, जैसे आपने बताया कि जो बाहर से व्यक्ति आते हैं, अगर उनका किसी से कांटेक्ट हुआ है, अगर उनको सिम्टम्स हैं कोविड के, जैसे हमने पहले बताया, बुखार, शरीर में थकावट, खांसी, दस्त लगना, अगर इस तरह के कोई भी सिम्टम्स हैं या ऐसे व्यक्ति के साथ वो रह के आए हैं जिनको कोविड था, तो ऐसे व्यक्ति को कम से कम हफ्ते से 10 दिन के लिए क्वारंटाइन करना चाहिए। अगर उनको सिम्टम्स नहीं है, उनके RT-PCR नेगेटिव हैं, तो वो बाकी लोगों के साथ मिल सकते हैं। अगर सिम्टम्स हैं तो जैसे मैं अभी बता रहा था, कम से कम 10 दिन और उसके बाद 1 हफ्ता और मास्क के साथ वो अपने आप को आइसोलेट करके रखें ताकि वो वायरस फ्री हो जाए और फिर बाकी सभी लोगों से वो मिल सकते हैं। जी डॉक्टर, वैक्सीन लगाने के बाद भी कुछ लोगों दवाइयां लेते हैं, खासकर खून पतला करने की दवाइयां ले रखे हैं बिना डॉक्टर की सलाह के, और विशेषकर वो जिन्हें दिल की बीमारी है, क्या कहेंगे आप? आपने काफी अच्छा सवाल पूछा है। तो इसमें आई थिंक मैं 2 चीज बोलना चाहूंगा। एक तो यह कि जिनको माइल्ड सिम्टम्स हैं या कोई भी ड्रग्स हैं, जो भी हम दवाइयां दे रहे हैं, वो कृपया करके अपने आप ना लें, क्योंकि हर मरीज को उनकी सिवियरिटी के हिसाब से अलग अलग दवाइयों की जरूरत पड़ती है। उनको क्या बीमारी है, कोविड के अलावा क्या बीमारी है, जैसे आपने बोला कि हार्ट डिजीज वाले खून पतला करने की दवाई लेते हैं, तो उनकी बीमारी क्या है उसके हिसाब से हम हर मरीज को जो प्रिस्क्रिप्शन रहता है वो थोड़ा अलग रहता है। तो मेरा सभी श्रोताओं से ये अनुरोध रहेगा कि अपने आप ओवर द काउंटर केमिस्ट की शॉप से जाकर कोविड को ठीक करने के लिए अपने आप कोई दवाई ना लें। माइल्ड सिम्टम्स के अंदर यूजली कोई दवाई की जरूरत नहीं पड़ती है। बुखार रहता है उसके लिए आप फ्लूसीन ले सकते हैं। अगर आपको लगता है कि बीमारी की सीवियरिटी थोड़ी ज्यादा है
तो आप चिकित्सक की देखरेख में लीजिए। दूसरा ये है कि जो माइल्ड और मॉडरेट पेशेंट्स होते हैं जिनको हम होम क्वारंटाइन पे कर रहे हैं, उनको ब्लड थिनर्स या हम उनको एंटीकोगुलेंट्स बोलते हैं मेडिकल लैंग्वेज में, इसको आप अपने आप नहीं लेना है और वैक्सीनेशन के बाद भी जरूरत नहीं है, क्योंकि वैक्सीनेशन के बाद जो 1-2 केसेस आए हैं वो मिलियंस में आए हैं। लेकिन अगर आप उसको अपने आप लेंगे और अगर कोई कॉन्ट्राइंडिकेशन हुआ तो आपके शरीर के अंदर ब्लीडिंग हो सकती है, क्योंकि आप अपने आप को उसको देख नहीं पा रहे हैं कि आपको जरूरत है कि नहीं है। तो वैक्सीनेशन के बाद या फिर माइल्ड सिम्टम्स के अंदर इस तरह की जो एंटीकोगुलेंट्स हैं या खून पतला करने की दवाई है, आप अपने आप तो बिल्कुल मत लीजिए। अगर आपको लगता है कि आपको मॉडरेट टू सीवियर डिजीज है या फिर आप पहले से हार्ट डिजीज के लिए ले रहे हैं, जैसे जिनको एंजियोप्लास्टी हुआ होता है, उनको इस तरह की दवाइयां चल रही होती है, अगर आपको पहले से चल रही हैं तो आप उसको कंटिन्यू कीजिए, बंद नहीं करना है। लेकिन वैक्सीनेशन के लिए या फिर माइल्ड डिजीज कोविड के लिए अपने आप इन दवाई को बिल्कुल शुरू ना कीजिए। अपने चिकित्सक से बात कीजिए, अगर उनको लगता है कि आपको जरूरत है तो उनकी देखरेख के अंदर आप ये दवाई लीजिए। जी, हमारे अगले श्रोता हैं गाजियाबाद से यामीन। यामीन जी, स्वागत है आपका। सर नमस्कार जी, डॉक्टर साहब को भी नमस्कार जी। नमस्कार सर, मैं यामीन भाई रेडियो वाला चिरोड़ी से बोल रहा हूँ, जिला गाजियाबाद। कहिए सर, मैं ये जानना चाह रहा हूँ, जैसे कि जिन लोगों को डायबिटीज हो रही है और वो इंसुलिन भी लेते हैं, सुबह को 28, शाम को 16, कई लोगों से मेरी बात होती है, जैसे मैंने को पूछेंगे तो फिर वो वैक्सीन कैसे लेंगे, उनकी शुगर रहती है 150-200 के बीच में। जी, डॉक्टर डायबिटीज रहती है, इंसुलिन लेते हैं, वैक्सीन कैसे लें, कब लें, क्या करें, जानना चाहते हैं। यामीन जी, आपका सवाल बहुत दुरुस्त है और डायबिटीज के अलावा मैं बाकी बीमारियों को भी साथ में ले लेता हूँ। कुछ बीमारियां हैं, जैसे आपने बोला डायबिटीज की है या ब्लड प्रेशर की शिकायत रहती है किसी को, या हार्ट की प्रॉब्लम है या लीवर की प्रॉब्लम है या किडनी की प्रॉब्लम है, तो ऐसे सारे मरीज कुछ ना कुछ दवाइयां ले रहे होते हैं। जैसे आपने बोला आप डायबिटीज के लिए सुबह और शाम को इंसुलिन लेते हैं, लीवर के लिए भी कोई ना कोई दवाइयां लेते रहते हैं, किडनी के लिए भी दवाई लेते रहते हैं। तो ये जो मरीज हैं वैक्सीनेशन के दौरान अपनी ये दवाइयां तो जारी रखेंगे। वैक्सीनेशन के लिए कोई भी दवाई बंद करने की जरूरत नहीं है, चाहे कोई भी बीमारी हो जिसमें आप ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन, डायबिटीज, स्ट्रोक, सीएडीज, लीवर प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम, कोई भी डिजीज के लिए। हाँ, जब आप वैक्सीनेशन सेंटर पे जाएंगे तो आप उनको जरूर बता दीजिए कि हम ये दवाई ले रहे हैं। अगर उनको लगेगा कि आपको थोड़ा ऑब्जर्व करने की जरूरत है तो आपको वहाँ आधा घंटा, पौना घंटा रख लेंगे। जैसे कुछ हार्ट डिजीज वाले पेशेंट्स हैं, वो एंटीकोगुलेंट्स ले रहे होते हैं, एस्पिरिन ले रहे होते हैं, तो जब वहाँ वैक्सीन लगाते हैं तो उसको थोड़ा सा 5 मिनट के लिए दबा के रखना होगा, बस इतना ही सावधानी रखनी है और कोई दिक्कत नहीं आती। तो ये दवाइयां जो आप बीमारी के ले रहे हैं, इंक्लूडिंग इंसुलिन, ये कोई वैक्सीन लेने के लिए मनाही नहीं है। आप अपना नॉर्मल डोज इंसुलिन का लेते रहिए, नॉर्मल दवाइयां लेते रहिए जैसे आप ले रहे हैं, और साथ में वैक्सीनेशन भी कराइए। जी डॉक्टर, आज दिन भर हमने कोरोना की बातें ही करते रहते हैं, इस प्रोग्राम में भी हम लगातार कर रहे हैं बात कोरोना की। अगर आप इस कार्यक्रम को सम अप करना चाहेंगे तो आप हमारे श्रोताओं को क्या कहेंगे? सबसे पहले ऑल इंडिया रेडियो को मैं बधाई देना चाहूंगा कि इतना इम्पोर्टेंट प्रोग्राम लेके आते हैं दर्शकों के लिए। दूसरा ये कहना चाहूंगा कि वैक्सीनेशन से बिल्कुल ना डरें, वैक्सीनेशन सेफ है। आपको जो भी वैक्सीन मिलता है समय के अनुसार लगाएं। अगर आपको कोविड हुआ है तो आप 3 महीना वेट कर सकते हैं। अगर आप बच्चे को स्तनपान कर रहे हैं तो वैक्सीन उनमें भी लगाइए जरूर। मेंस्ट्रुएशन में लगा सकते हैं। वैक्सीन का ऐसा कोई कॉन्ट्रा इंडिकेशन नहीं है, सभी बीमारियों में हम लगा सकते हैं, बट अपने चिकित्सक को बता दीजिए कि आप ये दवाई ले रहे हैं। वैक्सीनेशन लग गया है और या इन्फेक्शन हुआ है, उसके बाद भी कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर, हैंड सैनिटाइजर, हाथ की सफाई रखना, मास्क पहनना, सोशल डिस्टेंसिंग, कृपया करके आने वाले समय पे इन सबको फॉलो कीजिए, क्योंकि आपकी सेफ्टी इसी पे डिपेंड करेगी कि आप ये सारी चीजें कितने अच्छे से फॉलो करते हैं, और हमारी सबकी सेफ्टी और देश की उन्नति उसी पर डिपेंड करेगी। डॉक्टर राय, इस कार्यक्रम में हमसे जुड़ने के लिए और विशेष राय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया, और सभी का शुभ रात्रि। सब स्वस्थ रहें और सभी लोग कोविड फ्री रहें। हमें उम्मीद है हमारे सुनने वाले डॉक्टर राकेश की सभी बातों को, सभी सलाहों को जरूर मानेंगे। बहरहाल आज के इस अंक में बस इतना ही। मुझे यानी नवीन को दें इजाजत। नमस्कार। कोविड-19 विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे कोरोना वायरस संक्रमण की वर्तमान स्थिति पर चर्चा, जिसे प्रस्तुत कर रहे थे आकाशवाणी संवाददाता नवीन सक्सेना। इस कार्यक्रम में आमंत्रित स्वास्थ्य विशेषज्ञ थे नई दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के डॉक्टर राकेश गर्ग। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी सुन सकते हैं।
इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं। पता है airnsttalks@gmail.com। ये कार्यक्रम फिर से सुनने के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट newsonair.com।